हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट, जिसमें आपको डेली मैं मिलवाती हूँ किसी न किसी ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया होता है। दैट वन स्टोरी सीरीज जो कि दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय मरीना वॉक, और जो कि आपको बता रही है किस तरह से जो फीमेल्स हैं आज समाज में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रही हैं। तो दोस्तों, आज भी मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, कुछ अलग किया है, और एक जिद, एक जुनून जिन्होंने अपनी लाइफ में बनाए रखा है हमेशा। अक्सर हमने देखा है जब हम एजुकेशन की तरफ जाते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें एक सेट ऑफ रूल्स दे दिया जाता है। लाइक आप बीएससी कीजिए, एमएससी कीजिए, उसके बाद ये कीजिए। मतलब हर एक बच्चा कोई एक शुरू से लेकर लास्ट तक एक सेट ऑफ रूल्स में ही जाता है कि आपको ये एजुकेशन इस तरह से स्टेप्स में लेनी है। लेकिन आज की हमारी जो गेस्ट है, उन्होंने जो स्टेप चुने वो आउट ऑफ देयर इंटरेस्ट चुने। वो आपस में अलाइन होते हैं या नहीं होते ये उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि उन्हें वही पढ़ना है, वही सीखना है, वही जानना है जो कि वो जानना चाहती हैं। जी हाँ, उन्होंने लिए अपने डिसीजन, और अपने डिसीजंस के तहत उन्होंने उसको कितना कामयाब किया, कैसे दूसरों को आज वो इंस्पायर कर रहे हैं, तो आज जानेंगे। ये एक लेक्चरर भी है, एक डाइटिशियन भी है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, और न जाने कितनी सारे रोल्स में ये बेकिंग भी करती हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, मिलवाते हैं आपको मिस शाइनी काम्बोज से। Hello Tanu. First of all, I would like to thank you for giving me such an opportunity. My name is Shaini Kamboj और अभी रिसेंटली मैं एज अ लेक्चरर काम कर रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। इससे पहले मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में एज अ डाइटिशियन थी। डीएवी कॉलेज में भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने 5 years दिए हैं, और अपना एक छोटा सा एक बेक स्टूडियो भी मैंने लॉकडाउन के दौरान स्टार्ट किया था। वाओ। सो देखिए कितने सारे ट्रांजिशन आपकी लाइफ में है। लाइक आप सबसे पहले एक लेक्चरर भी थे, फिर आपने जो सफर तय किया वो डाइटिशियन का, बेकिंग का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, गवर्नमेंट जॉब में आने का। इतने सारे ट्रांजिशन ये कैसे हुए? ये तो मेरे को भी नहीं पता कि कैसे हुए, बस मुझे इतना पता है कि मैंने जब बीएससी होम साइंस लिया था तो वो भी मेरे फादर का डिसीजन था कि बीएससी होम साइंस ही लेना है। मैं तो इंग्लिश ऑनर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखती थी। हम्म। उसके बाद जब बीएससी होम साइंस मैंने लिया, अच्छा लगा पढ़ना, उसमें अच्छे सब्जेक्ट से न्यूट्रिशन की तरफ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया, डीमोटिवेट किया। होम साइंस मतलब खाना बनाना है, इसलिए होम साइंस कर रहे हो, क्या करोगे इसके बाद, कोई स्कोप नहीं है। बट मेरे को लगा कि अब कर लिया है तो कोई और ऑप्शन नहीं है, मिड में तो छोड़ नहीं सकते कि इसको तो कंप्लीट करना ही है। तो फिर वो बीएससी होम साइंस किया। अब वो डीमोटिवेट तो उस दौरान हो ही गए थे। अब एक नया ट्रेंड आ गया था, अब एजुकेशन भी एक तरह का ट्रेंड ही है। कभी बिल्कुल। बीटेक का ट्रेंड आ गया तो उस टाइम एमबीए का आया। जी। हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस आने लगे, टीम्स आने लगी अपना एमबीए का थोड़ा सा कि एमबीए करें। तो मेरे को लगा कि भाई एमबीए कर लेती हूँ कि होम साइंस का जो ये टैग है ना ये हट जाएगा मेरे से, तो एमबीए करूँगी। अब एमबीए किया, तो उसके बाद ये लगा था कि टैग हट जाएगा। एमबीए करने के बाद अब अपॉर्चुनिटीज़ तो लगा कि और कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अब सब्जेक्ट चेंज है, कहीं पे भी इंटरव्यू देती थी तो ये सब्जेक्ट क्यों चेंज कर लिया। फिर लगा कि भाई ये नहीं हो रहा तो अब आगे और क्या करना है, फिर बीएड। मतलब कहीं ना कहीं इस टाइम पर जब आप कहीं भी जाते होंगे तो आपको जब हम एक तरह के मतलब वही सेट ऑफ रूल्स वाले सिस्टम में नहीं होते, हमने स्टडी जो है वो अलग अलग फोकस के साथ की होती है, तो कई बार जो है लोगों की जजमेंट ये कहती है कि जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज्ड बिल्कुल। है, दे डोंट नो कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। बट क्या ये कंफ्यूजन था या फिर ये आपका इंटरेस्ट था, ये मैं जानना चाहूंगी। एमबीए का लेके जी। इंटरेस्ट नहीं था, यही था कि भाई एक टैग हटाना है होम साइंस का, जी। इसलिए गई मैं एमबीए में। लेकिन डेवलप हो गया इंटरेस्ट कि उसके बाद भी मेरा एमएससी में उस साल भी एडमिशन हो गया था यूनिवर्सिटी में। जी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट आ गया उस दौरान जब क्लासेस लग गई, तो मैंने जाना पसंद नहीं किया, मैंने एमबीए किया। ओके। वो मुझे ज़्यादा प्रोफेशनल लगा, नए सब्जेक्ट्स आए, थोड़ी मुश्किल आई उन सब्जेक्ट्स को करने में, लेकिन अच्छा लगा कि कोई नहीं, बहुत सीखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है वो हमारे को थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी उसमें आ रहा था, खुद को कैसे मैनेज करना है। होम साइंस से बहुत अलग उसमें हम सीख रहे थे। सो जैसा मैं जानती हूँ मैम, जैसा मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, कि व्हेन यू आर डूइंग होम साइंस ये एक टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट है, एंड व्हेन यू आर डूइंग एमबीए
ये बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। बिकॉज बहुत ज़रूरी होती है कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट के एडवांस लेवल पे जाएं तो आपने फाउंडेशन लेवल के जो स्टडी है वो किया हुआ हो। लाइक एमबीए में हम पढ़ते हैं अकाउंट्स जो कि एमकॉम लेवल का होता है, जिसको एक स्टूडेंट ट्वेल्थ से कैरी करते हुए आगे बढ़ता है, धीरे धीरे उसके जो लेवल में उसमें एडवांसमेंट आती है। बट यू डायरेक्टली डिड एमबीए आफ्टर होम साइंस, तो क्या आपको प्रॉब्लम्स आई? बहुत प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि बीएससी होम साइंस में तो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स भी था, रिसोर्स मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, और एमबीए में तो टोटली चेंज, इकोनॉमिक्स और बिल्कुल अकाउंट्स पढ़ो, स्टैटिस्टिक पढ़ो। बिल्कुल। तो फैमिली ने भी हेल्प किया, एक्सटर्नल हेल्प्स भी ली, लेकिन ये था कि नहीं, करना है, एमबीए करके ही कुछ हो सकता है और इसमें मार्क्स भी अच्छे लेने हैं, तो था कि कर लिया। बिल्कुल। सो अभी तक जो स्टडी थी वो आपकी, वो कहीं ना कहीं आपको पजल कर रही थी, अभी भी हाँ। आपको जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं मिल रहे थे। बट सडनली इतना बड़ा चेंज के मतलब आपने फर्स्ट जॉब आपकी एज अ डाइटिशियन थी। यस। सो अभी आप एमबीए के गवर्नमेंट बाद। जॉब एज अ डाइटिशियन थी मेरी। ओके, तो वो आपने कैसे सोचा? एमबीए के बाद, एमबीए में क्या हुआ, मैं काफ़ी बीमार भी रहने लगी, ओके। काफ़ी टाइम गई भी नहीं, बट चलो एनी हाउ एमबीए कर लिया। अब जब एमबीए के बाद बैठती थी इंटरव्यूज़ में, इंटरव्यू क्लियर हो जाते थे, अब जा पाती नहीं थी क्योंकि बीमार ज़्यादा रहती थी, जी। और लोकल अगर कोई जॉब देख रही थी तो नहीं मिल रही थी, और क्वेश्चनिंग्स यही होती थी इंटरव्यू में कि बीएससी होम साइंस के बाद एमबीए क्यों ऑप्ट किया, आपको तो एमएससी करनी चाहिए थी। तब वहाँ लगा कि अब फिर आ तो वहीं गई कि ना तो जॉब्स है ना कुछ कर पा रही हूँ, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, फिर भी मैंने एमएससी तब नहीं की, तो मैंने की उस टाइम बीएड। बीएड भी मेरा कोई प्लान नहीं था, सच बोलूँ तो मेरी लाइफ में पढ़ाई को लेके मेरे स्टार्टिंग के कोई प्लान ही नहीं थे। वो भी मेरी सिस्टर कर रही थी, तो मेरे घर में मेरी मदर ने मेरे को बोला कि बीएड कर लो, पढ़ाई हमेशा काम आती है, और वो सही भी थी, तो मैंने बीएड की। सो उसके बाद मैंने एमएससी, फिर मेरे को लगा कि बीएड में बड़ा ह्यूमिलेट किया गया, जी। ये कह के कि क्या सब्जेक्ट दें आपको, आपका तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। फिर हम्म। मैं परेशान कि अब बीएड में भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, फिर लगा कि नहीं, अब तो अपना सब्जेक्ट भी कर ही लेना है। जो मुझे लगता है कि ये चाहे वो कंफ्यूजन था, चाहे वो बहुत ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ ने आपको इतनी सारी लर्निंग्स में रोल आउट कराया, बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स फील्ड में आपने स्टडी की, आपने उनको जाना। तो ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा कि एजुकेशन जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती, ये हमेशा काम आती है, आगे बढ़कर इसका आपको सपोर्ट मिलता है। अब मतलब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपने सोचा कि यार छोड़ो, इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, इतना मेस क्रिएट हो गया है, लेट्स लीव इट, मतलब कभी सोचा ऐसा? नहीं, मतलब मेरी ना शुरू से ये आदत रही है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ कि भाई छोड़ ही दो, हाँ कि हाँ। हाँ थोड़ा डिप्रेशन आ जाता था, डिप्रेस हो जाते थे कि जब रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे जो हमने सोचा। ठीक है, पढ़ने में अच्छे हैं, टॉप भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं पीछे हैं। अब जैसे बीएड में मेरे को बहुत ज़्यादा बोलते थे कि नहीं, फिर एमएससी में मैं चली गई, यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी की है, वहाँ एडमिशन हो गया मेरा। उसके बाद एमएससी करके जब मैं वापस आई तो फिर वही कि यहाँ तो जॉब्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब मुझे फर्स्ट जॉब मिली थी डीएवी कॉलेज में, तो मैंने वो 5 साल कंटिन्यू की थी, ओके। डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर में। ग्रेट। तो वो अब वो थी एक, मतलब थी तो असिस्टेंट प्रोफेसर की, मेरा जैसे नेट क्वालिफाई हो गया, बट वो कॉन्ट्रेक्चुअल थी। अभी ओके। कुछ नहीं पता था, बस इंटरव्यू दिया और मैं खुश कि मुझे तो जॉब मिल गई है, और मैं बहुत बिल्कुल। खुश। और उसके बाद पता लगा जब जॉब करने लगे कि इतनी डिमांडिंग है, हम्म। इतना वर्कलोड है। चलो वहाँ स्टाफ अच्छा मिला, जो फ्रेंड्स अच्छे मिले, काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ था। तो लेकिन फिर भी वही वर्कलोड बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर पता लगा कि भाई ये तो पूरा ईयर की भी नहीं होती है, अब हम्म। सिर्फ अपना अच्छा दे रहे हैं हम ना, तो फाइनेंशियली बहुत सिक्योरिटी थी उस जॉब की। तो तब आके ये लगा कि नहीं, क्या कर रहे हैं, इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ के कुछ भी रिजल्ट नहीं, तो वहाँ थोड़ा डिप्रेस मैं हुई तब। सो उसके बाद अब आया सबसे बड़ा ट्रांजिशन पीरियड, जब आपने सोचा कि नाउ यू हैव टू गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, राइट? सो उससे पहले तो कभी आया ही नहीं कि गवर्नमेंट जॉब, मेरे को लगता था कि दो सेम है, प्राइवेट कर लो या गवर्नमेंट, जॉब में तो जाना ही है ना। तो अब आप जब एक गवर्नमेंट टीचर हैं, राइट, गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं,
और एक गवर्नमेंट जॉब में होते हुए आपने उससे पहले एक प्राइवेट जॉब भी की, एक गवर्नमेंट सेक्टर को भी आपने देखा, तो आप क्या मेजर डिफरेंस फील करती है दोनों में? देखो, सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है कि गवर्नमेंट जॉब इतनी डिमांडिंग नहीं है, काम है, सब कुछ सिस्टम से है, किसी एक पे प्रेशर नहीं है, सबके काम बटे हुए हैं, वो सबसे अच्छी बात है। दूसरा कि मतलब एक एग्जांपल दूंगी, वहाँ पे हम पूरा पूरा दिन खड़े रहते थे, हम्म। लेक्चर्स भी ले रहे हैं प्राइवेट में, प्रैक्टिकल्स भी करवा रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन एग्जाम ड्यूटी भी दे रहे हैं, हमारे लिए चेयर नहीं है। हम्म। यहाँ जब मैं आई गवर्नमेंट जॉब में तो मतलब मेरे को यही चीज देखने को मिली कि मेरे को आदत थी खड़े रहने की, मैं इधर उधर घूमती रहती थी हॉस्पिटल में भी, ये राउंड ले लो, वो ले लो, ऐसे कर लो। लेकिन फिर मेरे को कईयों ने कहा कि भाई अब प्राइवेट छूट गया, अब आपके पास अपनी एक चेयर है, एक कैबिन है, एक टेबल है, अब बैठ जाओ। हम्म। तब मेरे को वो बड़ा मेजर डिफरेंस लगा कि भाई मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, मेरे बिल्कुल। पास टाइम है, रिलैक्स कर सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, खा सकती हूँ, अपना काम करने के साथ साथ। वही चीज मुझे अब स्कूल में लगी कि सब मुझे ये बोलते हैं, मुझे थोड़ी आदत है, अभी भी मैं नहीं बैठ पाती हूँ, मैं घूमती रहूंगी, बच्चों के पास चली जाऊंगी, उनके आसपास वो बाहर होंगे तो बाहर घूम लूंगी। तो सब बोलते हैं कि भाई वो छूट गई अब प्राइवेट जॉब, अब तुम बैठो रिलैक्स करो, कि काम के साथ रिलैक्स भी है जॉब में। सो मैम, आजकल जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है, हर किसी का सपना होता है। मतलब जो बच्चे जॉब में आना चाहते हैं उनको पहले ये टारगेट होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब में आना है। लेकिन आजकल जो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, आप देखते हैं एक एक सीट पे इतने इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं। एंड समाउ मुझे भी ऐसा लगता है, और शायद आप भी इस बात से एग्री करेंगे, कि बहुत सारे स्टूडेंट तो इसीलिए पीछे हट जाते हैं जब उन्हें दिखता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हम उसको अगर परस्यू भी करें तो शायद हम उसको चेज ना कर पाए। हम अपनी जो इतनी सारी एनर्जी जो है, जो हम उसकी प्रिपरेशन में निकालें, मतलब एक डर, एक फोबिया सा बन गया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में आना चाहता है, वो एग्जाम्स क्रैक करना चाहता है, तो उसके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? देखो, कंपटीशन तो सच में बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको अपना ही बताऊं तो मैंने जैसे फिर इतना मतलब थोड़ी मेरे को स्ट्रेस हुआ तो मैंने डीएवी को छोड़ने का, मैंने नहीं किया था, मतलब मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर, मेरी मदर बड़े सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने कहा कि अब डीएवी को छोड़ो और जो एग्ज़ाम्स भरे हुए हैं उनको करो, उनकी हम्म। तैयारी करो। तो मैंने डीएवी से जॉब को क्विट करके तब उनके लिए तैयारी करनी शुरू करी। और जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कंपटीशन है, पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन जॉब्स मिल जाती हैं। मैंने जो फर्स्ट जॉब दी उसका पेपर हुआ मेरा 14 जैन को और 6 फेब को रिजल्ट आया, 7 को मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर था। वाओ। सो मैम, एज अ डाइटिशियन आपकी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब थी, बट अभी भी आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है उस पे आप अभी नहीं आ पाए थे, तो अभी भी आपने सोचा कि हम इसको कुछ चेंज करते हैं। और सो अल्टीमेट आपकी लाइफ का प्रोफेशनल गोल क्या है, और क्या आप जो अभी कर रहे हैं मतलब वही आपका एक मंजिल था, या फिर आपने आगे भी कुछ सोचा है? डाइटिशियन की जॉब मेरा कोई ड्रीम जॉब नहीं थी, वो थी कि भाई मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और वो मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, होगी वो मिल गई। अब जी पहली पोस्टिंग मिल गई पंचकुला डीजीए के ऑफिस में ही, रात के 1:30 बजे ज्वाइनिंग लेटर साइन हुआ। ओके। उसके बाद हमें स्टेशन दिए गए, अम्बाला कैंट आ गया, तो मैं बड़ी परेशान कि अम्बाला दे दिया, मैं कैसे जाऊंगी। उसके बाद वहाँ जब गई तो कुछ दिन तो मेरे को अच्छा नहीं लगा कि हम्म। मैंने ये जॉब करनी नहीं थी। फिर जब मैंने वो करी पेशेंट्स के साथ, वहाँ पे अगर हॉस्पिटल में जाके हम डाइटिशियन को देखते हैं ना, तो डाइटिशियन हमें पतला करना, मोटा करना, इसके लिए है ही नहीं। वहाँ हम्म। इतने बीमार लोग थे, इतने बीमार लोग थे, जब उनके साथ डील किया तो पता लगा कि मेन काम हमें यही करना चाहिए। और ऐसा भी हुआ कि मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा हो गया, ओके। कि जब लोग ठीक हो रहे हैं हमारी डाइट से और वो आपके सर पे हाथ रख के जा रहे हैं, तब ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल लोगों के अंदर डाइटिशियन के नाम पे सिर्फ यही आता है कि आपको पतला कर देंगे, आपको शेप में ले आएंगे, मोटा कर देंगे। बट सच में आपने जो बताया कि एक हॉस्पिटल में जाके जो आपको नीड एसेस हुई, लेकिन अगर हम सोसाइटी में भी देखें, किसी भी जनरल इंसान के लिए देखें, तो डाइट का रोल हेल्दी रहने में ज्यादा है। मतलब कैसे आप हेल्दी रहें। तो आप इसी प्रोफेशन से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी इंसान को किसी भी पैरामीटर्स पे चेक करना हो कि मतलब कौन सा इंसान हेल्दी है, तो आप उसके लिए क्या पैरामीटर देखते हैं? पैरामीटर्स तो मेन तो जो हमारा आज के टाइम में लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से जो डिजीजेज आ रही हैं, हम्म। उन्हीं के पैरामीटर सबसे पहले हम बोलते हैं। जैसे एक नॉर्मल पर्सन भी आ गया,
कि मैं मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता है, डाइट चार्ट बता दो, क्या खाऊँ, जल्दी थक जाता हूँ। तो हम सबसे पहले यही बोलेंगे कि भई आप अपना नॉर्मली एक जो बेसिक सा प्रोफ़ाइल होता है वो करवाएँ। हम्म। उसी से ही काफ़ी क्लियर हो जाता है, जिसमें लिपिड प्रोफ़ाइल हो गया, आपका आयरन प्रोफ़ाइल हो गया, तो उससे पता लग जाता है कि कहीं बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। हम्म। और अगर सारी बॉडी का प्रोफ़ाइल एकदम ठीक है तो इट मीन्स कहीं न कहीं वैसे मेंटली या इमोशनली भी हो सकता है कि पर्सन स्टेबल ना हो, ठीक ना हो और हम्म। हेल्प की ज़रूरत हो। सो मैम, जैसे कि आप अभी टीच भी कर रहे हैं, तो आजकल आप स्टूडेंट्स में मेजर प्रॉब्लम्स क्या देखते हैं? सबसे मेजर प्रॉब्लम तो यही है कि एक तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़ और दूसरा ड्रग अब्यूज़। ड्रग की तरफ बहुत ज़्यादा इस टाइम स्कूल के बच्चे, स्कूल के गर्ल्स बॉयज़ बोथ ओके। अलग-अलग तरह की सब्सटेंसेस हैं, ड्रग्स ही हैं वो एक तरह के, तो वो यूज़ करते हैं। वो कितना भी उनको समझा लो और रोज़ डेली मतलब उनको हैबिट हो चुकी है इन चीज़ों की। सो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। मतलब हम अगर ये देखें कि आजकल बहुत सारे रूल्स टीचर्स के लिए स्पेशली आ चुके हैं कि यू कांट हिट एनी स्टूडेंट, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। एंड उस टाइम पर आप लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो आप डिसिप्लिन को बनाने में कैसे, क्या कामयाब हो पा रहे हैं, क्या क्या बस कहना चाहिए? ये है कि देखो, हिट तो नहीं कर सकते बट जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो कई बार तो बहुत गुस्सा आता है बच्चों पे, लेकिन हम सिर्फ उनको मतलब एक लेक्चर दे सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन वो इस तरह की बैकग्राउंड लगा लो उन बच्चों का कि आप उनको हिट करो, समझाओ, वो समझना नहीं चाहते हैं। जैसे मैं 11th की इंचार्ज हूँ, तो वो एडोलेसेंट एज में है, उनको अभी समझ आ भी नहीं रही है बातें और हमारा पूरा-पूरा दिन निकल जाता है। इवन हर टीचर का चाहे मैं होम साइंस की टीचर हूँ बट मेरे पास मॉरल एजुकेशन के लेक्चर्स होंगे। सिर्फ इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि उनको जाके डेली कुछ ना कुछ ऐसा समझाओ जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। सो एक चीज़ और, मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छे भी होंगे आपके हाँ, पास, बिल्कुल। लाइक बहुत ही स्टूडियस, बट कहते हैं ना कि जब एक आप ऐसे माहौल में रह रहे हो, ऐसे माहौल में आप देख रहे हो आपके जो मतलब फेलो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के नशों में है या इस तरह की प्रॉब्लम्स में है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं और भी स्टूडेंट जो कि इन चीज़ों में नहीं है वो भी इम्पैक्ट होते हैं? बिल्कुल इम्पैक्ट होते हैं। देखो, कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने में भी हैं, प्राइवेट स्कूल से शिफ्ट होके आए हुए, तो उनको तो ये लगता है कि नहीं हम यहाँ पढ़ने आए हैं, तो वो सीरियस मोड पे पढ़ते हैं, चाहे वो क्लास से अलग बैठ के। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताऊँगी कि कुछ स्टूडेंट मेरी क्लास के भी उनको लग रहा था कि हमारी अपनी क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही है, दूसरी क्लास में थोड़ा-सा स्टूडेंट्स का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा है, तो वो अपना वो लेक्चर छोड़ के दूसरी क्लास में बैठ जाते थे, सिर्फ़ इस वजह से कि हमें पढ़ना है। ओके। और अगर इस क्लास में उनको लग रहा है कि ये कंपनी अच्छी नहीं, वो अकेले बैठ के पूरा-पूरा दिन, उनको हमने अलग बेंचेस दिए कि चलो आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ के पढ़ लो अगर वहाँ डिस्टर्ब हो रहे हो। सो आपको क्या लगता है, ये बात मैं स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में करूंगी, गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में करूंगी, क्या कुछ ऐसे कदम हो सकते हैं, क्या कुछ ऐसी पॉलिसीज हो सकती हैं जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हैं? अगर गवर्नमेंट जो है कुछ एक सर्टेन प्लान ऑफ एक्शन बनाए, क्या ये चीज़ कंट्रोल हो सकती है कुछ स्टेप्स बहुत के साथ? बहुत सारी पॉलिसीज़ अभी भी चल रही हैं, गवर्नमेंट तो बहुत स्टेप्स ले रही है। पहले हुआ करता था कि लोग सोचते थे कि टीचर्स ज़्यादा कोई हेक्टिक जॉब नहीं है, खाली बैठे हैं। इस टाइम टीचर्स के ऊपर इतना प्रेशर है, लेक्चरर्स के ऊपर, डेली हमारे पास कोई ना कोई नोटिस आए रहते हैं, ये करना है, अब इस चीज़ पे ये करना है, एंटी टबैको पे, ड्रग अब्यूज़ पे, इस पे डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरा योगदान दे रही है जो वो दे सकते हैं। जी। सो मतलब आप अगर सोसाइटी में इस रिगार्डिंग कोई मैसेज देना चाहें, कुछ बोलना चाहें, तो वो आपका सजेशन क्या होगा? स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग तो मैं यही देना चाहूँगी कि स्कूल बहुत हेल्प करता है, स्कूल बहुत हेल्प करता है, लेकिन कहीं न कहीं फैमिलीज़ और पेरेंट्स का भी बनता है कि वो थोड़ा-सा अपने बच्चों को, ये मिसगाइड हो चुके हैं घर पे ही कई बच्चे तो। तो उनको भी थोड़ा-सा तो इनको करना चाहिए कि हमेशा आके अपने बच्चों की ही साइड, टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा फाइट होती है पेरेंट्स की स्कूल में। मैंने ये चीज़ फेस की है कि अपने बच्चों को गलत ना कह के वो टीचर को ही ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा-सा पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है उन पे, सारा दिन वो फ़ोन पे ऑनलाइन रहते हैं, टीचर्स के नंबर ब्लॉक कर देते हैं। टीचर्स के ब्लॉक हैं,
वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पे सोशल प्लेटफ़ॉर्म जितने भी हैं उन पे एक्टिव हैं, बट उनके पेरेंट्स का ये ध्यान नहीं है कि वो उस पे कर क्या रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में फैमिली और स्कूल मिल के अगर चलें, इधर से टीचर्स भी उनको हेल्प करें, उधर से फैमिली भी, तो वो बच्चे अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरे हैं। वो लाइक अभी उनके पास उतना नॉलेज नहीं है, उतना नहीं, छोटे एक्सपीरियंस हैं नहीं, वो। छोटे हैं अभी और अभी। शायद उनको लेटर स्टेज में जाके रियलाइज हो, पर तब तक हाँ, बहुत देर हो चुकी होगी। जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की। ऑब्वियसली सोशल मीडिया इस टाइम पर सभी की लाइफ को बहुत बहुत बड़े पैमाने पर हिट कर रहा है, बहुत ज्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। तो ऐसे अभी कई कंट्रीज, रिसेंट में भी कई कंट्रीज की बात हुई है जो कि टोटली जो माइनर्स हैं उनके लिए जो सोशल मीडिया है उसको पूरी तरह से बैन कर बैन चुके कर हैं। दी। तो क्या आपको लगता है, क्या इंडिया में भी इस तरह का कोई ऐसा रेवोल्यूशन आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। एक एज लिमिट सेट होनी चाहिए। कुछ कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स जो सोशल ऐसे हैं कि वो ना यूज़ कर सकें, पर्टिकुलर एज से पहले तो बच्चे ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो मैम बिल्कुल आपने बहुत मतलब आज जो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ ये है जो सोसाइटी में एक्चुअल प्रॉब्लम्स है। लाइक हम बहुत सारी ऐसी चीजों के पीछे तो भागते हैं जो कि रिक्वायर्ड उतनी शायद ज्यादा नहीं है। लाइक हमें अपने लुक्स पे ध्यान देना है, हमें पतला मोटा दिखने पे इंटरेस्ट है, बट हम हेल्दी है नहीं, हम नहीं सोचते। हमें अपनी सोशल मीडिया का बच्चों को इतना शौक हो चुका है, सोशल मीडिया वो देखना चाहते हैं, बट अभी स्टडी पे फोकस करना या फिर जो ये आजकल के ट्रेंड है नशों के साथ चलना, ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आपने कहा कि सब मिलकर एक साझा प्रयास करें। सो मैम, फीमेल्स, हमारा जो दैट वन स्टोरी सीरीज है ये टोटल फीमेल्स को डेडिकेटेड है, एंड यू आर ऑल्सो अ फीमेल। तो एक फीमेल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप क्या मानती हैं, और वो सोसाइटी में किस तरह से रोल प्ले करती है? क्या जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसमें जो फीमेल्स है उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? फीमेल्स का सोसाइटी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि हमारी फैमिली में हमारी मदर होती हैं, सिस्टर्स होती हैं। अगर अपने और बैकग्राउंड पे जाएँ तो जैसे ग्रैंड मदर होती है, हर वो हमें हमारी अपब्रिंगिंग उन्होंने की है। मेन पार्ट वो ही होती है पेरेंट्स में। फादर तो बाहर जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम रात को ही देख पाते हैं अपने फादर को, तो ज़्यादा टाइम हम मदर के साथ, उन्होंने ही हमें होमवर्क कराना, पढ़ाना। तो वहाँ से स्टार्ट होके स्कूल में भी फीमेल टीचर, मदर टीचर ऑलवेज जो होती है वो एक फीमेल होती है, छोटे बच्चे की भी। तो जब फीमेल इतना कर रही है सोसाइटी के लिए, तो और ज़्यादा हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। कि स्कूल्स में अगर मैं देखती हूँ तो जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, वो अगर अपने मन की कोई बात या कोई परेशानी है, वो कभी भी मेल टीचर पे नहीं जाते हैं। जी। वो किस पे आते हैं? वो फीमेल टीचर पे कि मैम सुनेंगे। अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ भी होता है वो जो सबको नहीं बता सकते घर में भी, फिर भी वो आके हमसे शेयर करते हैं कि फीमेल टीचर से, चाहे भले ही अगर उनको उनकी क्लास टीचर अवेलेबल ना हो या कोई मेल मेंबर उनका क्लास टीचर है, तो स्टिल वो फीमेल टीचर के पास ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोगों का ये एक तरह की ड्यूटी भी बनती है कि हम सोसाइटी को अच्छे मैसेज, अच्छा मोटिवेट करें, जो बचपन से लेके अभी तक पेरेंट्स करते आए, मदर ऐसे टीचर्स अब कर रही हैं, तो आगे भी हम कुछ ना कुछ करें। और मैं बस ये कहूँगी कि सोसाइटी और फैमिली के साथ साथ फीमेल्स को अपना खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सेल्फ लव। सेल्फ लव इज़ नॉट अ गिल्ट, वो सेल्फिशनेस नहीं है। हमें अपना भी ध्यान रखने का उतना ही अधिकार है जितना हम अपनी फैमिलीज या सोसाइटी का रख सकते हैं। बिल्कुल शाइनी मैम, और आपने आज मतलब बहुत ही आई ओपनिंग फैक्ट बताए, बहुत सारी बातें आज हमने आपसे की, एंड सच में मुझे जान के कई चीजों के बारे में तो दुख भी होता है कि सोसाइटी में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, बट ये प्रॉब्लम आप लोग आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड आप भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो दे रहे हैं सोसाइटी में, सो हेड्स ऑफ टू यू। Thank you, Tanu, and thanks once again. Thank you for inviting me on this program, and I hope you will further do more such programs and invite us again in it. या श्योर। सो ये थे आज हमारे साथ मिस शाइनी काम्बोज, जिन्होंने हमें आज इतने सारे टिप्स दिए, इतने सारे रियलिटीज से हमें रूबरू कराया,
और इतने सारे डाइवर्स टॉपिक्स पे हमने बात की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पॉडकास्ट दैट वन स्टोरी सीरीज में एक और नई एडिशन, और ऐसे ही और एडिशन हम लेकर आते रहेंगे, आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून टू द सिटी स्पीक्स लाइव।